हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय गति यानी कि मोशन के एक नई वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट 5 वीडियो। और इस वीडियो में आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और लास्ट में एक एग्जाम्पल है आपकी बुक का, वो भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम समझेंगे वेग में परिवर्तन की दर। परिवर्तन यानी कि चेंज, वेग यानी कि वेलोसिटी और दर यानी कि रेट, जो इंग्लिश में हम कहते हैं। पर ये है क्या? जैसे आपको याद होगा कि हमने दूरी में परिवर्तन की दर का मतलब देखा था कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या थी। ये हमने एक वीडियो में समझा था, पिछली वीडियोज़ में। उसमें उसकी ज़रूरत क्या थी? जैसे हमने देखा था कि एक टीवी की स्क्रीन है, उसमें लिखा आता है कोई गेंदबाज़ कितनी स्पीड से कोई भी बॉल फेंक रहा है, तो हम अगर तुलना करें कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, उसी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में वो डिस्टेंस कवर करने में किसको ज़्यादा टाइम लगा या किसको कम लगा, ये करने के लिए। और हम देखते हैं क्योंकि अलग-अलग वस्तुएँ अलग-अलग उसको उसी दूरी को तय करने के लिए अलग-अलग समय लेती हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसकी स्पीड अलग-अलग होती है, मतलब हर एक बिंदु पर उसकी स्पीड अलग होती है। तो वही हम ये कह रहे थे कि दूरी में परिवर्तन की दर थी चाल। लेकिन उसी तरीके से क्या वेग अगर परिवर्तित होता है, पहले तो ये परिवर्तित हो सकता है क्या? और अगर हो सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं फिर? जैसे हमने दूरी में परिवर्तन की दर को कहा था चाल, ठीक है? तो अब एक समान सरल रेखीय गति को अगर आप सोचें, अगर मैं कहूँ एक समान सरल रेखीय गति में एक समान मान लेते हैं कि समान समय में समान वेग है, मान लिया। तो इसमें समान वेग है, तो वस्तु का जो वेग है वो नियत है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ कि वस्तु के वेग में परिवर्तन कितना है, किसी भी समय अंतराल में, जैसे मान लिया वस्तु यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यहाँ पे एक समय अंतराल होगा, फिर यहाँ पे टाइम का डिफरेंस होगा, फिर यहाँ पे टाइम का डिफरेंस होगा, यहाँ पे भी होगा। तो किन्हीं भी समय अंतराल में अगर हम देखें, तो क्योंकि एक समान सरल रेखीय गति है, तो समान समय में मतलब वेग नियत है। तो इसीलिए वेग में परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर, मतलब हर एक पॉइंट के बीच में अगर हमने क्योंकि एक समान वेग वाली गति का मतलब ही यही है कि समान समय में समान वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन, परिवर्तन किसको लेते हैं कि लास्ट में कितना हुआ माइनस पहले कितना था, तो लास्ट में भी वही वेग है क्योंकि वेग नियत है और शुरू में भी वेग वही है, तो फिर वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन 0 है। पर क्या कोई ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे वेग में परिवर्तन होता है? तो बिल्कुल होता है। अगर ये वेग सेम ना हो, बदलता रहे, तो फिर वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। ऐसी गति होती है असमान गति, क्योंकि वेग में परिवर्तन है क्या? परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि लास्ट अगर हम देखें कि किन्हीं 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में परिवर्तन क्या देख लें कि अगर यहाँ पे कितना था और यहाँ पे कितना था, और दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो ये वाला माइनस ये वाला, तो चेंज ऐसे ही देखेंगे। तो अगर असमान गति है, वेग चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जितना वेग था और यहाँ पे जितना वेग था, उनका अंतर ले लेंगे, वही हमारा वेग परिवर्तन आ जाएगा। तो वो इस कंडीशन में असमान गति में शून्य नहीं होगा। ठीक है? तो अगर वो शून्य नहीं होगा, तो क्या हम वेग में परिवर्तन की दर को किसी और चीज़ से लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि दूरी में परिवर्तन की दर को से हम क्या लेकर आए थे? एक नई राशि लेकर आए थे, जिसको हमने क्या कहा था? चाल कहा था। उसी तरीके से हम यहाँ पे वेग में परिवर्तन की दर के लिए भी एक नई राशि को लिखते हैं और वो राशि होती है त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है? तो ये कि विभिन्न समयों पर, विभिन्न बिंदुओं पर वेग अलग-अलग होता है असमान गति में, ठीक है? अब हम व्यक्त करेंगे वस्तु के वेग में परिवर्तन को। तो हम वेग में परिवर्तन को कैसे व्यक्त कर रहे हैं? दर है वो हम समय के साथ उसको परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे हमने चाल को व्यक्त किया था दूरी में परिवर्तन की दर को। तो अब इसे कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप। जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि जैसे अगर हमें चाल को अगर व्यक्त करना था तो हमने क्या कहा? प्रति सेकंड या प्रति घंटे भी हम बोल सकते हैं। तो उस टाइम पे कितनी दूरी तय की गई। तो इसी तरीके से प्रति इकाई समय में कितना वेग परिवर्तन हुआ होगा, वो हम त्वरण कहेंगे। तो यानी कि एक बार आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए, इतना तो आपको समझ आ गया ना कि वेग में परिवर्तन की दर। तो हम जैसे याद रखती थी स्कूल में, तो वेग में परिवर्तन की दर सिर्फ़ याद रखने के लिए, कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया। तो वैसे तो प्रति इकाई समय है, प्रति का मतलब ही होता है बटा, ठीक है? प्रति इकाई समय यानी कि इकाई समय में देखना है, तो यानी कि समय आ जाएगा नीचे। ठीक है? और यहाँ आ जाएगा वेग में परिवर्तन की माप, क्योंकि प्रति था तो प्रति यहाँ पे और समय उसके नीचे है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मैं एक चीज़ समझाऊँ, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि 5 सेकंड में उसका जो वेग परिवर्तित हुआ, मान लिया वो चेंज हुआ, मान लिया 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है?
वेग की यूनिट होती है 6 मीटर पर सेकंड। तो मैं ये कह रही हूँ त्वरण, लेकिन ये होता है हर एक किसी भी वस्तु की तुलना आप कैसे करेंगे? जैसे कोई और वस्तु हो सकती है, वो 6 सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड चली, या 5 ही सेकंड में वो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली, या वेग में उसका परिवर्तन हुआ। तो वहाँ पे अगर मैं पूछूँ कि 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 1 सेकंड में आप एक-एक विधि गणित में यूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, इस 1 सेकंड में कम हुआ होगा तो इसका मतलब जो ये रहा होगा इससे भाग लगा देते हैं इससे। तो ये क्या है, वेग में परिवर्तन, जिसे मान लिया डेल वी लिख रहे हैं। डेल परिवर्तन को दिखाता है, और वी यानी वेग में परिवर्तन था, और नीचे क्या लिखा, टाइम। तो ये टाइम हो गया। तो ये चीज़ है, मतलब यही है कि अभी इसका फ़ॉर्मूला भी जब हम देखेंगे, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है? तो मतलब ये ऐसे समझ के आप कर सकते हैं। आप वैसे ही करेंगे, कॉपी निकाल के रखेंगे, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, पॉज़ कीजिए वीडियो को और अपने आप को भी समझाइए। ठीक है? अब ये रहा फ़ॉर्मूला, तो ये ऐसे आया जो मैं अभी आपको समझा रही थी। ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास वेग में परिवर्तन, ये v माइनस यू बटे टी क्यों आया? देखिए, ऐसा होता है कि हमारे पास मान लें इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर गया, तो यहाँ पे t टाइम लिया उसने, लिया गया समय t है। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे उसका वेग, क्योंकि वेग में परिवर्तन लेना है, तो कि नहीं, परिवर्तन आप 2 पॉइंट्स के बीच में ही तो लेंगे। तो यहाँ पे मान लें इनिशियल वाला u है, हमेशा प्रारंभिक वेग को लेते हैं u, और अंतिम वेग को लेते हैं v। आप कुछ और भी मान सकते हैं, पर जो जनरली हम आगे भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे यू वी लेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, कहीं पर भी यू लिखा है तो वो प्रारंभिक वेग के लिए, और वी लिखा है तो अंतिम वेग के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एमकेएस पद्धति है, मतलब जनरली हम इसको यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों एमकेएस पद्धति, यानी मीटर के साथ, देखिए ये वेग में परिवर्तन का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक और बार मैं अच्छे से समझाती हूँ। देखिए ये है बराबर, ठीक है, इसका ये बटा है ये, ठीक है, इसके नीचे है सेकंड, मतलब टाइम है तो उसकी यूनिट हो गई सेकंड। ठीक, ऊपर क्या है, वेग में परिवर्तन, तो उसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर प्रति सेकंड। अब बड़े बट्टे के ऊपर, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको उदाहरण में भी समझाया था, बड़े बट्टे के ऊपर एक भिन्न है तो नीचे भी एक भिन्न होगी, तो उसको करने के लिए अंश तो है सेकंड, हर एक बना दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले को एज इट इज लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, इनटू जो सबसे नीचे है, नीचे वाली भिन्न में से ऊपर, यानी एक ऊपर, और नीचे लिख देंगे सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर की गुणा 1 से, यानी कि मीटर, और अपॉन हो जाएगा सेकंड की गुणा सेकंड से, यानी कि सेकंड की घात है 1 और इसकी भी घात है 1। मतलब ये ऐसा है, x गुणा x, और गणित में हम x गुणा x को क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये बेस सेम है तो उनकी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, यानी 1 और 1 2, यानी सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसीलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको, एमकेएस पद्धति में है। अब जैसे किलोमीटर पर आर स्क्वायर मान लिया ये है तो ये लिखते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे किलोमीटर के साथ घंटे में लिखेंगे, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार की गति को हम कहते हैं त्वरित गति, जिसमें कि उसको उसको एक त्वरण मिलता है। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि यदि इसका जो त्वरण है और वेग है वो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो त्वरण धनात्मक होगा। ठीक है, और अगर दोनों की दिशा विपरीत होगी तो वो ऋणात्मक होगा। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे अगर आप कोई गाड़ी चल रही रहती है तो उसका वेग भी आगे की डायरेक्शन, और आपने तेजी से एक्सीलरेटर दे रखा, मतलब मान लेते हैं बाइक चल रही है, तो आपने तेजी से एक्सीलरेटर दे रखा, यानी कि जिससे एक्सीलरेटर, यानी कि जिससे आप स्पीड देते हैं, आपने स्पीड दे रखी, तो यानी कि आप त्वरण भी आगे की तरफ दे रहे हैं, वेग तो आगे है ही। तो इस त्वरण को कहते हैं हम धनात्मक त्वरण। लेकिन अगर मान लिया अचानक से आपने ब्रेक लगाया, तो वेग तो अभी भी आगे की डायरेक्शन में, लेकिन जो त्वरण है आपने उसे रोका, तो कम करने की कोशिश की स्पीड को, तो इसका मतलब, या वेग को कम करने की स्पीड, तो इसका मतलब त्वरण पीछे की तरफ है, वो उसको रोक रहा है। तो यही वेग में परिवर्तन की माप हो गई पीछे की डायरेक्शन में, और वेग है आगे की डायरेक्शन में, दोनों की दिशा विपरीत, तो त्वरण हो गया ऋणात्मक। और ये ऋणात्मक त्वरण आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया ये ब्रेक वाला ही एग्जांपल, जब गाड़ी चल रही थी, मान लिया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, जब आप उसे रोकेंगे तो उसका जो वेग होगा वो 10 से कम हो जाएगा, मान लिया वो 5 हो गया, तो अंतिम वेग ये है, v ये है, u ये है। तो अगर आप v माइनस यू करेंगे तो v क्या है, ये 5, मतलब ये 5 है ना, तो 5 माइनस यू, यू क्या है 10, ये हो गया। ठीक, और टाइम जितना भी होगा, तो ये अगर आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 घटाएंगे, 5 में से 10 तो नहीं घटेगा, तो बड़े में से छोटा घटाया 5, और चिन्ह लगाएंगे आप माइनस, जो बड़ा होगा इसका 10 का, क्योंकि हमेशा घटाते कैसे हैं? जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को घटाते हैं और चिन्ह उसका लगा देते हैं, यानी कि 10 का। ठीक है, तो इसलिए -5, और ये माइनस दिखा रहा है कि हमारा
ऋणात्मक त्वरण। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स करेंगे वहाँ पे भी आएगा ये। अब एक समान त्वरण और असमान त्वरण किसे कहते हैं? देखिए, जैसे एक समान वेग वैसे ही एक समान त्वरण भी हो गया, जैसे समान समय अंतराल में समान वेग तय करे। तो अगर हमारे पास कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है और अगर उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है, बढ़ता है, जैसे वेग क्या था कि अगर समान समय अंतराल है लेकिन वेग चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो हमारे पास ये था। क्या था कि एक समान वेग है, लेकिन एक समान त्वरण यानी कि अगर आपका जो वेग है, वेग में परिवर्तन है, अगर वो सेम रहे, यानी कि हम ये मतलब वेग में परिवर्तन सेम रहे, ये नहीं बोल सकते, हम ये कहेंगे कि जो वेग है वो समान समय अंतराल में सेम रहता है, सेम रूप से घटे और बढ़े। सेम वेग में परिवर्तन सेम रहे, या फिर हम उसे ये भी बोल सकते हैं कि समान समय अंतराल में समान रूप से घटे या बढ़े। समान मतलब जो वेग में परिवर्तन है, अगर वो सेम ही रहेगा हर एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो एक समान त्वरण ही होगा, या फिर समान रूप से घटे या बढ़े, हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस त्वरण को हम कहते हैं एक समान त्वरण। लेकिन अगर ये ना हो, अच्छा, इसका एग्जाम्पल है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की गति, जिस उसे कहते हैं एक समान त्वरित गति, क्योंकि नीचे की तरफ आते हुए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वेग होता है, तो वो मतलब त्वरण होता है, तो वो एक समान त्वरण होता है, मतलब पूरे में सेम त्वरण है। असमान त्वरण जब ये वाली कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो, वेग असमान रूप से बदलता है। अगर वेग असमान रूप से बदल रहा है, तो जो परिवर्तन हो रहा होगा वो भी असमान हो रहा होगा, इससे जो त्वरण होगा वो भी असमान त्वरण आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा कि जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार है, तो वो समान समय अंतराल में असमान दर से अगर चाल को परिवर्तित करती है। मतलब अगर ऐसा हो, मान लिया ट्रैफिक है, तो वो कहीं पर स्लो, कहीं पर तेज हो जाएगी, कहीं पर ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे तेज हो जाएगी, फिर स्लो हो जाएगी अगर ट्रैफिक है, तो वो वाली चीज़ है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सीधी सड़क पर चलती हुई कार असमान त्वरण ही लेगी। ठीक है, मतलब ये एक हम उदाहरण दे रहे हैं कि अगर मान लिया कि सीधी सड़क पर चलती हुई कार है और वो असमान दर से चाल को परिवर्तित कर रही होगी, और तब हम उसके त्वरण को कहेंगे असमान त्वरण। अब करते हैं ये एग्जाम्पल 7.4। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनको यूज करेंगे हम। तो विराम, हर पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, जो जो चीजें मिल रही होंगी उनको लिखते भी जाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी पढ़ेंगे। विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज मिली क्या? विराम अवस्था यानी कि पहले साइकिल रुकी हुई थी, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? u इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज आपको मिल रही है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग, यानी कि 30 सेकंड चली, इसका मतलब टाइम मिल गया 30 सेकंड। सेकंड क्या हो गया? सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और एस डॉट करके भी लिख सकते हैं सेकंड। तो 30 सेकंड क्या हो गया? टाइम ही होता है 30 सेकंड, तो उसमें 6 मीटर पर सेकंड चली, यानी कि पहले यू था 0, उसके बाद टाइम से चली और फिर ये वीप मिल गया 6 मीटर पर सेकंड। तो ये अंतिम वेग है ना, बाद का वेग है, इसीलिए ये 6 मीटर पर सेकंड। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है। अब उसको ब्रेक लगाना था, तो वो ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा? वो कम कर रहा होगा स्पीड को। तो अब साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इतने टी में हो गया इतना, यानी 6 से 4 हो गया। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। पहले इस स्थिति में जहाँ पे वो u बराबर 0 से 6 मीटर पर सेकंड के वेग तक चला और फिर 6 से 4 तक चला। ठीक है? तो पहले सबसे पहले निकाल लेंगे हम कॉपी पेन, उसमें लिखते जाइए। सबसे पहले पहली स्थिति में u इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू 6, t कितना हो गया? 30 सेकंड। क्या निकालना है? त्वरण। ठीक है? a1। अब दूसरी स्थिति भी है हमारे पास। दूसरी स्थिति में u बराबर 6, v बराबर 4। u बराबर 6 क्यों हुआ? सोचिए, क्योंकि वो 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और इसी कंडीशन में उसने ब्रेक लगाया। इस वाली कंडीशन, जो अगली कंडीशन है जिसके v भी दे दिया, उसके लिए तो ये u ही होगा ना, क्योंकि 6 के बाद 6 मीटर पर, मतलब मान लिया 0 थी स्पीड पहले, फिर 6 हुई और 6 के बाद उसने ब्रेक मारा तो 6 के बाद वो 4 हो गई। इसके लिए u था, फिर v था पहली स्थिति, और दूसरी स्थिति में ये u होगा और ये v, मतलब पहले स्पीड 6 थी और फिर 4 हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले 0 थी फिर 4 हो गई। 0 नहीं थी, 0 से बाद 6 हुई और 6 के बाद फिर 4 हुई, मतलब 4 से पहले 6 थी। ठीक है, तो इसीलिए 6 को हम दूसरी स्थिति के लिए u लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये कितने टाइम में हुआ? 5 सेकंड में हुआ। ठीक है, तो इसके लिए a2 की गणना करनी है, ये रहा। अब सबसे पहले पहली कंडीशन में करते हैं। जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बटे टी, जहाँ पे v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग। ये याद रखना है, इसलिए मैंने कहा था कि वी यू का मतलब ये u, यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हैं ABCD में
u आता है और v, ठीक है। तो u पहले आता है तो ये प्रारंभिक वेग हो गया, v बाद में आता है तो ये अंतिम वेग हो गया। ऐसे याद रख सकते हैं। तो आप ऐसे लिखा, और याद नहीं भी रह रहा है तो आप ये यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रारंभिक वेग, हिंदी में प्रारंभिक वेग बराबर 0, अंतिम वेग बराबर 6 मीटर पर सेकंड। बस ये याद रखना है, इस फॉर्मूले में अंतिम माइनस प्रारंभिक करना है, क्योंकि परिवर्तन हम ऐसे ही निकालते हैं कि जो बाद में मिला यानी अंतिम माइनस पहले मिला प्रारंभिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे v माइनस यू कितना हो जाएगा, v है ये 6 माइनस 0 और बटे t की जगह 30। अब देखिए यहाँ पे सारी यूनिट्स एक जैसी हैं, ये सेकंड में है तो ये भी मीटर पर सेकंड है। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे होता तो उसको सेकंड में चेंज कर सकते थे, किलोमीटर को मीटर में। तो अब ये 6 में से 0 गया 6 और 6 बटे 30, तो फिर इसे सॉल्व करेंगे। 6 कम 6, 6 पंजे 30 और 1/5 को सॉल्व करके आ गया ये। यूनिट क्या लगाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो मैंने अभी पीछे स्लाइड में समझाई थी। अब दूसरी स्थिति में ये कंडीशन से है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाया। यहाँ पे v कितना है 4 और यहाँ पे 6। अब यहाँ पे आपको समझ आएगा कि ऋणात्मक त्वरण क्या था। 4 में से 6 गया, 4 में से तो 6 घटता नहीं, तो बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे यानी कि 2, और चिन्ह लगा देंगे जो बड़ा वाला है यानी कि -2। तो ये ऋणात्मक त्वरण आ गया हमारे पास। -2/5 भी है तो सॉल्व करके जो भी आया ये आ गया, ठीक है। पर ये ऋणात्मक त्वरण को दिखा रहा है, ठीक है। तो ऋणात्मक त्वरण इसीलिए था क्योंकि ब्रेक लगा रहे थे तो वेग कम हो रहा था, इस वजह से, ठीक है। तो त्वरण पीछे की तरफ था, वेग आगे की तरफ था, दोनों की दिशा विपरीत, तो इसलिए ऋणात्मक त्वरण। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला जो u है उसके पास माइनस साइन है और u बड़ा हो गया इस बार, इसलिए। और क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि पहले वाला ज़्यादा ही रहा होगा, इसका मतलब ब्रेक लगा के बाद में जो आएगा वो कम ही होगा, इस वजह से। तो इस वीडियो में आज हमने त्वरण के बारे में सीखा, वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। तो हमने ये स्टेप वाइज सीखा कि एक समान सरल रेखीय गति में अगर वेग है तो वो नियत होगा, लेकिन असमान गति में वही अलग अलग होगा। तो यहाँ पे अगर हम वेग में परिवर्तन देखें तो वो शून्य नहीं है, जैसे वो एक समान वेग वाली गति में है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि वेग जब सेम नहीं है तो वेग में परिवर्तन अगर अलग अलग है तो हम उसे किससे दिखाएंगे, त्वरण से दिखाएंगे, ठीक है। अगर वेग में परिवर्तन मान लिया जैसे u भी 4 है और v भी 4 है, तो फिर परिवर्तन कितना होगा, बाद वाले में से पहले वाले को घटाया, 4 में से 4 गया 0, तो वेग में परिवर्तन 0 हो गया, तो फिर त्वरण भी 0 हो जाएगा। इसीलिए ये वाली कंडीशन में वेग परिवर्तन 0 है नियत वाली में, और असमान गति में वो है कुछ ना कुछ, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, vu याद रखेंगे क्या क्या था, और इसकी यूनिट ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर हमने धनात्मक त्वरण ऋणात्मक त्वरण सीखा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो धनात्मक, अलग अलग डायरेक्शन में तो ऋणात्मक। इसको आप ब्रेक वाले एग्जाम्पल से, कि ब्रेक लगाया उससे समझ सकते हैं। एक समान असमान त्वरण, इसमें हमने देखा कि एक समान जब त्वरण रहे, एक समान रूप में ही वेग घटे या बढ़े, उसको कहते हैं हम एक समान त्वरण। जैसे इसका एग्जाम्पल ये था, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। और असमान त्वरित गति, अगर वो जो वेग में परिवर्तन हो वो अलग अलग रहे, ठीक है। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल हमने सीखा। अब अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो भी हमने सीखा है उसको रिवाइज करते रहिए। तो अभी के लिए थैंक यू।